हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 12th का मैथ्स का पहला लेक्चर अपलोड करेंगे। उसमें हम लोग जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि मैथ्स भी स्टार्ट कीजिए, सो हमारी सीरीज़ में आज मैथ्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन फंक्शन के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये टफ़ चैप्टर है, समझ में नहीं आता, इसको कैसे इसका क्वेश्चंस को हमको करना है वो समझ में नहीं आता। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसी प्रॉब्लम इसलिए है, देखिए रिलेशन और फंक्शन या किसी भी चैप्टर में ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हमको ये चैप्टर पहले हम कभी पढ़ चुके हैं। तो क्लास 11th में भी आप लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं, आपको 12th में भी पढ़ना है। तो अगर आपको क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन ध्यान नहीं होगा या उसकी कुछ बातें ध्यान नहीं होंगी तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, बस। अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिलेशन फंक्शन पूरा चैप्टर आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, रिलेशन फंक्शन में बच्चों हम लोगों को यहाँ पे इस बार रिलेशन और फंक्शन की स्टडी ना करके इनके टाइप्स की स्टडी करनी है कि रिलेशन कितने टाइप्स का होता है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने इनके डिफरेंट टाइप्स की स्टडी करनी है। लेकिन मैं आपको 5 मिनट कुछ प्रीवियस नॉलेज जो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक में आऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है फर्स्ट ईयर में हम सबसे पहला पढ़ते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, हमारे पास सपोज एक सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है 4 5 6। ये हमारे पास दो सेट है, ओके। अब मुझे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करने। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब A क्रॉस B, ठीक है। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B। A और B के ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है उसको हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, A क्रॉस B हम कैसे करते हैं आपको पता होगा। 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर, इनको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो ये जो A क्रॉस B हमने किया है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A का एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B का एलिमेंट है। तो ये ऑर्डर्ड में रखा हुआ है, इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो A और B के ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ओके। अब रिलेशन से क्या मतलब है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मुझे एक रिलेशन बताना है, रिलेशन फ्रॉम अ सेट A, रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B, इसका मीनिंग क्या है। एक सेट A है, एक सेट B है, इस सेट A का सेट B के साथ एक रिलेशन है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर सेट A का सेट B के साथ रिलेशन है इसका मतलब ये होता है, इसको आप लोग सिंपली ऐसे भी दिखाते हैं, A R B, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B, इसको आप लोग इस तरीके से भी आपकी NCERT की बुक में रिटन होगा। तो इस रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब है कि सेट A से सेट B में जो भी रिलेशन होगा, जिस भी मैनर में होगा, वो A क्रॉस B का एक सबसेट होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन मैंने बोला कि सेट A का सेट B से जो भी रिलेशन होगा, ये रिलेशन एक सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का।
ये बात बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, अभी फिर से सुन लीजिएगा। ए का सेट बी से कोई रिलेशन है, इसका मतलब होता है कि वो जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी के अंदर से ही होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, इसको अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में समझाया जाता है। तो इसमें एक मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, और रिलेशन जो मैं लिख रहा हूँ वो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में आएगा। और रिलेशन क्या है कि ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर्स, बोथ आर ऑड। ए और बी दोनों ऑड हैं, वेयर ए जो है फर्स्ट बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये हो गया। अब मैंने आपसे बोला एक रिलेशन आपके सामने लिखा, और ये जो फॉर्म, जिस फॉर्म में मैंने रिलेशन लिखा है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते थे, अगर आपको ध्यान हो। तो ये रिलेशन आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी जो हैं दोनों ऑड नंबर हैं। तो ऐसा रिलेशन हमारा बन सकता है, ए और बी दोनों ऑड हैं, तो ए बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें ए भी ऑड हो और बी भी ऑड हो। दिस यहाँ ए भी ऑड है और बी भी ऑड है, तो 1,5, राइट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस 3,5। ये एक रिलेशन है, ये ए से सेट बी का एक रिलेशन है जिसमें हमने ए इसके ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं जिसमें ए भी ऑड नंबर है और बी भी ऑड नंबर है। और आप ध्यान से देखो ये रिलेशन इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। 1,5 यहाँ है, 1,5 यहाँ है, 3,5 यहाँ है। तो सबसेट क्या होता था कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के भी अंदर हैं तो हम उसको इसका सबसेट कहते हैं। तो ये सबसेट है। इसी एग्जाम्पल को आप चेंज करके भी कर सकते हो इवन नंबर्स के लिए। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आर ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है और A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, तो अब आप बताइए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं आपको जिसमें A भी इवन हो और B भी इवन हो। तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो 2,4 एंड सेकंड इज 2,6, तो ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है A से B में, ये एक रिलेशन है A से B में। और आप इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं आप देखो वो A क्रॉस B के अंदर भी है। 2,4 यहाँ है, 2,4, 2,6 दोनों यहाँ है। इसका मतलब ये रिलेशन इसका एक सबसेट है। तो मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं बोलता हूँ सेट A से सेट B में कोई रिलेशन है, इसका मतलब कुछ भी रिलेशन हो, ऐसे में बहुत सारे रिलेशन हम बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? मैंने आपके सामने 2 रिलेशन लिखे। मैं कुछ भी कह सकता था कि A और B के बीच में रिलेशन है कि B इज़ लार्ज देन A इज स्मॉलर देन B। मैं नहीं, तो मैंने यहाँ एक बार लिया ऑड इवन, राइट। तो ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू सेट B। तो अगर एक सेट A है और एक सेट B है तो A से B में आप कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं? तो आप लोगों को शायद पता होगा, पिछले साल हमने पढ़ा था 2 to the power PQ, where P is the number of element in set A। P क्या है कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं, Q क्या है कि सेट B में कितने एलिमेंट हैं। अब सेट A में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, सेट B में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। 3 और 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 आप कर लीजिए। 2 की पावर 9 का मतलब आप इतने रिलेशन बना सकते हो, इन दोनों सेट से मिला के 2 to the power 9 रिलेशन बना सकते हो। अब सारे बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप ध्यान में रखिएगा ये भी आप लोग तो अगर किसी सेट A से किसी सेट B में हमको रिलेशन बनाना है तो टोटल रिलेशन 2 की पावर PQ। P क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। Q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। ओके, एक और बात
तो ये तो था हमारा रिलेशन। रिलेशन के बाद हम लोगों ने इस बार रिलेशन की स्टडी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, हम लोगों ने इस बार टाइप्स ऑफ रिलेशन की स्टडी करनी है। ठीक है, हम लोगों ने इस बार टाइप्स ऑफ रिलेशन की स्टडी करनी है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की स्टडी करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसे ही ओरल बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन हम लोगों ने ये बार बार सुना है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक रिलेशन लिख रहा हूँ और रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 3, b is equals to a plus 3 where a belongs to set A and b belongs to set B। रिलेशन फंक्शन में जहाँ तक मैं बच्चों को समझ पाया हूँ, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि थोड़ा थ्योरेटिकल जैसा, कि थ्योरेटिकल मैथ्स है। इसमें आपको ना केवल फॉर्मूले पुट करके बात सॉल्व करने वाली नहीं है। इसमें आपकी बात यहाँ पहुँचनी चाहिए। अगर आप मेरी इतनी बातों को समझते हुए सोच पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी आप अगर इसी में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनकी स्टडी करते तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहाँ नहीं है, या उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता हमको। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो मैंने एक रिलेशन लिखा है, वो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में रिलेशन क्या है, b इज इक्वल्स टू a प्लस 3। अगर मैं इसी रिलेशन को आपका रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, b मेरा सेट b का एलिमेंट है, a मेरा सेट a का एलिमेंट है, तो मैं a का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 1। जब मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करके मेरा 4 आता है। 1 पुट किया, 1,4 आ गया फर्स्ट ऑर्डर। फिर मैं b 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो 2,5 हो गया, 2,5। और मैं 3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3,6। डन। ओके, अब इसमें मैं आपको जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, दे आर कॉल्ड डोमेन। अगर आपको डोमेन लिखना पड़ेगा सेट का, तो डोमेन का मतलब है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट, जो इसके जो एलिमेंट का सेट है, इस ए के जो एलिमेंट का सेट है उसको हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। रेंज क्या है, जो इन डोमेन्स, इन एलिमेंट्स को रख के जो इमेज आता है, जो आंसर आता है आपका, वो रेंज है। रेंज 1 का रेंज 4 है, 2 का रेंज 5 है, 3 का रेंज 6 है। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास यहाँ पे a प्लस 3 मैंने लिखा, a प्लस 3 ना होके मेरे पास यहाँ पे a प्लस 5 होता, फॉर एग्जाम्पल a प्लस 5 होता, तो मेरा ये जो रिलेशन बनता वो कैसे बनता, a फर्स्ट एलिमेंट 1 पुट किया यहाँ पे, एंड 1 प्लस 5 इज यहाँ पे 6 आएगा। फिर मैंने 2 पुट किया सेकेंड एलिमेंट, 2 प्लस 5 इज 7 आएगा। बट दिस 7 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 7 किसका वैल्यू है, b का। b कहाँ से बिलोंग करता है, सेट b से, बट सेट b में 7 नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। 7 हमारी जो b सेट है, जो कोडोमेन हमारी है, उसका एलिमेंट नहीं है। तो हमारा ये रिलेशन में केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1,6। तो इसका डोमेन क्या, सेट ऑफ 1, रेंज क्या 6, और कोडोमेन एक और वर्ड फिर से मैं बता दे रहा हूँ। डोमेन जो हम वैल्यू पुट करेंगे, रेंज जो पुट करने के बाद वैल्यू आएगा, उसका जो सेट होगा वो रेंज है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा जो ये सेकंड सेट है, ये पूरा सेट कोडोमेन है। इसमें डोमेन 1, रेंज 6, कोडोमेन इज 4 5 6। डन। अभी इसकी डिटेल मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग फंक्शन की स्टडी करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में।
ऑफ रिलेशन कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बेसिकली वैसे हमसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं पिछले 10-15-20 सालों से, वो तो एक जगह फोकस करता है, बट आप अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें रिलेशंस के टाइप कई हैं। जैसे फर्स्ट आता है टाइप ऑफ रिलेशन में, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। अब कोई आपसे पूछेगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेट लिख देता हूँ। सेट मैंने अभी लिखा था 1 2 3, वन सेट। सेकेंड सेट इज 4 5 6, एंड ए क्रॉस बी जब मैंने इसका किया था तो मेरे पास ए क्रॉस बी था 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 and 3, 6. This. ओके। अब एम्प्टी रिलेशन का मतलब है एक ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस बी का सबसेट, कोई एलिमेंट मिले ही ना उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, आर एक रिलेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर ए और बी के टर्म्स में है, और ऐसा कुछ है कि b इज इक्वल्स टू a प्लस 6, ठीक है, वेयर a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। अब आप बताइए क्या ऐसे कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं जो a क्रॉस b में है? अगर मैं a की जगह, a क्या है, a बिलोंग्स टू सेट a, तो a जो है इसका एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ 1 लेके आता हूँ तो 1 रख के 1 प्लस 6 7 होता है, और आपको पता है b का वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 हमारे सेट b में नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पेयर बन रहा है 1 पुट किया, 1, 7 बन रहा है, और आप इस पूरे में कहीं पे भी आपको 1, 7 नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो ये हमारा एक रिलेशन है जिसको हम बोलेंगे मतलब ए क्रॉस बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिलेगा जो इस रिलेशन में बोला गया है। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। बात समझ में आ गई? अगर किसी रिलेशन में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर हमको नहीं मिलता जो कि हमारे ए क्रॉस बी में है, अब 1 रख के नहीं मिल रहा है तो 2 रख के तो मिलना ही नहीं, 2 रखेंगे तो 2, 8 हो जाएगा, और 2, 8 भी हमारे ए क्रॉस बी के अंदर नहीं आता। तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ओके, दिस इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन के बाद हमारा जो अगला आता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर रिलेशन का हर ऑर्डर्ड पेयर यहां बिलोंग करे, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इफ ए क्रॉस बी, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझा सकता हूँ इसको। एक रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और रिलेशन कुछ ऐसा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर कंडीशन वही है वेयर ए बिलोंग्स टू दिस सेट एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यूनिवर्सल सेट हम किसको बोलेंगे? अब मैंने बोला a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब अगर आप 1 - 4 करेंगे, 1 - 4 -3, बट मॉड है ग्रेटर देन 0। 1 - 5 करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0। 1 - 6 करेंगे तो अब आप देखोगे कि ये जो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के ही होंगे। कोई भी ए क्रॉस बी का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मिस नहीं होगा। ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा मिस नहीं होगा, सारे के सारे इस रिलेशन से ही बिलोंग करेंगे। तो ऐसा वाला जो रिलेशन हमारे पास होता है उसको हम
यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और जहाँ और इन दोनों को हम लोग कभी हमसे चेक करने को बोलेगा कि ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं। अगर ट्राइवियल आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे दोनों रिलेशन चेक करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो एम्प्टी क्या बोलेंगे, अगर रिलेशन में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ना हो जो A क्रॉस B में है तो वो एम्प्टी है। और अगर सारे के सारे इस रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। हालांकि मैं आपसे बोल रहा था कि पिछले 10, 15, 20 साल में क्वेश्चन जो आए हैं वो इनसे बहुत रेयर केस होता है, पूछे जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट रिलेशन बताने जा रहा हूँ, थर्ड, एंड द थर्ड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है इफ फॉर ऑल A belongs to A comma A belongs to R। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें A का A से भी रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें A का A के साथ भी रिलेशन है, या हम कह सकते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में A कॉमा A भी होगा, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ इसी सेट के लिए 1,1, 2,2, 3,3, तो मैंने एक रिलेशन लिख दिया आपके सामने। अब आप देखो इस रिलेशन के अंदर 1,1 भी ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। तो ये ऐसा जो रिलेशन है उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। हाँ, अगर इसमें मैं रिलेशन लिखता हूँ 1,1, 2,2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आंसर है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सेट A है उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट थे। अब इसमें 1 तो इस रिलेशन के अंदर है, 2 भी रिलेशन के अंदर है, बट 3 नहीं है। तो जब तक सारे एलिमेंट जो हैं उनके इमेजेस भी सेम ना हो जाए, ऐसे 1, 1, 2, 2, 3 है, तो 1, 1, 2 तो है, 3 नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी रिलेशन में एक एलिमेंट का खुद के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में कि हमारे जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं उस ऑर्डर्ड पेयर में A कॉमा A भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगर मैं इसमें रिफ्लेक्सिव के अलावा जो नेक्स्ट हमारा रिलेशन आता है वो आ जाता है आपका ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं सिमेट्रिक की बात आपसे बोलूं, सिमेट्रिक रिलेशन, जब हम लोग इसके क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास क्या होता है? इफ अगर मैं ऐसी बात बोलता हूं, अगर कोई रिलेशन इस टाइप से है, A कॉमा B बिलोंग्स टू एनी रिलेशन R एंड इसका उल्टा भी रिलेशन है, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, इसका A कॉमा B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज B कॉमा A बिलोंग्स टू R। मतलब अगर A का B के साथ कोई रिलेशन है, A का B के साथ कोई रिलेशन है और सेम वही रिलेशन B का भी A के साथ में है, तो ऐसा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, जहां A एक सेट से बिलोंग करता है, B दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो अगर A और B के, A का B के साथ कोई रिलेशन है और वही रिलेशन B का भी A के साथ है, तो हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। अब अगर इसी की लास्ट हम ट्रांजिटिव की बात करें, अगर मैं सिमेट्रिक के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, तो सिमेट्रिक का एग्जाम्पल आप ऐसा कह सकते हो कि एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा, उसमें मैंने 1,1 लिखा, 1,2 लिखा, 2,1 लिखा, 2,2 लिखा। अब कोई पूछेगा कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? सिमेट्रिक में मैंने बोला कि अगर रिलेशन के अंदर
ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। अब आप देखिए ए का इमेज अगर बी है तो बी का इमेज ए होना चाहिए। अब आप देखो इसमें 1 1 है, ठीक है। अब आप इसको पलटेंगे तो भी 1 1 ही रहेगा, तो ये ठीक है। यहाँ देखो आप 1 का इमेज 2 है तो 2 का इमेज 1 है, ठीक है। इसको देखो 2 का इमेज 2 है, अगेन 2 का इमेज 2 है, तो ये रिवर्स भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में बेसिकली क्या होना चाहिए कि ए का बी के साथ जो रिलेशन है सेम वही रिलेशन बी का भी ए के साथ होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसमें थर्ड एक रिलेशन आपको बताऊं, ट्रांजिटिव, जब आप लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप इसमें ट्रांजिटिव के लिए करते हो तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपसे क्या कहता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन है और बी का किसी तीसरे सी के साथ वही सेम रिलेशन है, और यहां से हमको ए का भी इस सी के साथ सेम रिलेशन आए, फिर से ए का बी के साथ कोई रिलेशन हो, बी का सी के साथ कोई रिलेशन है और ए का भी सी के साथ वही रिलेशन है, तो इसका मतलब है दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। अब बात आती है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। अब कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जब आप लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बेसिकली मैथ्स में क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल्स उठाते हैं तो तब हमें बातें समझ में आने लगती हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा सा टफ है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं आपके सामने बच्चों एक रिलेशन लिख रहा हूँ, और रिलेशन जो है वो दो लाइंस के बीच में है, L1 एंड L2 आर टू लाइंस एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज L1 इज पैरेलल टू L2। ये एक रिलेशन है, L1 जो है L2 के पैरेलल है, और हमको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी। अगर आप इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव मैंने बोला था L1 का L2 के साथ जो रिलेशन है, L1 का L2 के साथ जो रिलेशन है, अगर L1 का L1 के साथ भी वही रिलेशन है, समझ रहे हो, A का B से जो रिलेशन है, अगर A का A के साथ भी सेम रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। फिर से L1 एक लाइन है, दिस लाइन इज L1, L2 दूसरी लाइन है, दिस लाइन इज L2 एंड बोथ आर पैरेलल, ऐसा हमसे रिलेशन कहता है। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। जो L1 लाइन है वो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। अगर आपके सामने ये एक लाइन है, इसके सामने एक मिरर रखोगे तो आपको ये लाइन ऐसे ही दिखाई देगी। तो L1 जो है वो L1 के पैरेलल होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो L2 लाइन है वो L2 के पैरेलल होती है, समझ रहे हो। तो L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L1 एंड L2 इज पैरेलल टू L2। कोई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन भी। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज जो रिलेशन L1 का L2 से है, क्या रिलेशन है, पैरेलल वाला, वही रिलेशन L1 का L1 के साथ भी है, और वही रिलेशन L2 का L2 के साथ भी है। और मैंने बोला था अगर L1 का L1 के साथ रिलेशन बनता है और L2 का L2 के साथ बनता है, L3 का L3 के साथ बनता है, तो हम बोलते हैं हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया।
रिफ्लेक्सिव में आपको, ठीक है। अब अगर इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि L1 का L2 के साथ जो रिलेशन है, सेम वही रिलेशन L2 का भी L1 से होना चाहिए। और आपको देखिए L1, L2 के बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या मैं उल्टा नहीं बोल सकता कि ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये लाइन भी इसके पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसी को इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं L2 पैरेलल होगा L1 के। तो L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो इस रिलेशन को हम L1 L2 करके भी लिख सकते हैं, L2 L1 बिलोंग्स टू R। समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब है कि L1 L2 अगर है तो L2 L1 भी होगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, और इसको हम बोलेंगे दैट इज रिलेशन इज सिमेट्रिक। आपको एग्जाम में भी इसी वे में करना है। मैं इसका डिटेल आपको बिल्कुल जब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा। डन, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। इसी को अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चेक करता हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जब आप चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव मैंने आपको क्या बोला कि अगर ए का बी से कोई रिलेशन है और बी का वही रिलेशन सी से है, और फिर फाइनली निकल के क्या आता है कि ए का भी सी के साथ वही रिलेशन है, तो हम बोलेंगे द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव अगर हम इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे अपनी, तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन दिस इज थर्ड। तो आपको ये पता है इफ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, L1 एक लाइन है दिस, L2 हमारे पास दूसरी लाइन है, L3 हमारे पास तीसरी लाइन है। लेंथ इनकी छोटी बड़ी हो सकती है बट इनके बीच में, अब L1 जो है L2 के पैरेलल है दिस, और L2 भी L3 के पैरेलल है। L1 L2 के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो क्या मैं आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी? इफ दिस देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, L1 विल बी पैरेलल टू L3। दैट इज अगर L1 और L2 के बीच में पैरेलल का रिलेशन है एंड L2 और L3 के बीच में भी पैरेलल वाला रिलेशन है, तो L1 और L3 के बीच में भी पैरेलल का रिलेशन होगा एंड दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यहां लिख सकते हो R इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आती है? L1 एक लाइन ये है, ये इसके पैरेलल है, ये किसी तीसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में, तो ध्यान में रखो कि इसका इसके साथ कोई रिलेशन है और इसका भी इसके साथ वही रिलेशन है। फिर अगर इन दोनों के बीच में भी सेम रिलेशन क्रिएट होता है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर इसी में मैं हल्का सा क्वेश्चन में चेंज करता हूं, क्वेश्चन में चेंज क्या करते हैं हम लोग, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें हम चेंज ये करते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन पैरेलल ना हो के परपेंडिकुलर का हो जाता तो क्या होता, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अब हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। L1 इज, आपको पता है मैंने आपसे बोला कि कोई भी लाइन, ये लाइन है, इसके सामने मिरर रखोगे तो ये इसके पैरेलल आएगी, लेकिन अगर ये लाइन है इसके सामने मिरर रखोगे तो इसके परपेंडिकुलर नहीं आएगी। इसका मतलब L1 का L2 के साथ जो रिलेशन है परपेंडिकुलर वाला, वो L1 का L1 के साथ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। इट मीन्स L1 L1 नॉट बिलोंग्स टू R। किस केस के लिए? परपेंडिकुलर के लिए। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
बट ये सिमेट्रिक होगा। क्यों सिमेट्रिक होगा? क्योंकि ये L1 है और ये L2 है। L1 L2 के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। मतलब L1 का L2 के साथ अगर परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है तो L2 का भी L1 के साथ परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होगा, देन दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। ओके, बट ट्रांजिटिव के केस में देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा? L1 L2 के परपेंडिकुलर है। L1, दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, दिस लाइन इज L3। देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, बट क्या ये भी इसके परपेंडिकुलर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये इसके पैरेलल आ रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो पैरेलल के केस में किया था, उसमें तीनों सेटिस्फाइड हो रहे थे, बट परपेंडिकुलर के केस में केवल सिमेट्रिक वाला ही सेटिस्फाइड होता है, बाकी नहीं होते। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट आएंगे और सीधे एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी का 1.1 स्टार्ट करेंगे, उसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे, तो श्योरिटी है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।